हेलो दोस्तों, मैं खेमराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 में जो शिफ्ट वाइज साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका पार्ट नंबर 124। इससे पहले मैंने 123 जो शिफ्ट हुई है, हर शिफ्ट में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे सबका मैंने वीडियो सोल्यूशन करवा दिया है। तो आपने अगर उन वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आप जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आपको वे सारे वीडियो मिल जाएंगे। और इन सब की जो पीडीएफ है गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। मैंने आधे से ज्यादा जो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है। और यहाँ पर कुछ पीडीएफ है जिनके आंसर मैंने टिक कर रखे हैं, वो थोड़ी सी आपको बिल्कुल एक न का बराबर फीस में आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और इस जो शिफ्ट वाली जो पीडीएफ है, ये जो आपको मैं इस वीडियो बना रहा हूँ, ये वाली शिफ्ट की पीडीएफ गाइस आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज ये जो पीडीएफ है गाइज, इसमें क्वेश्चंस का लेवल आप खुद देखना और आप खुद कहेंगे कि ये जो प्रश्न है कहां से आए हैं। 2-3 क्वेश्चन इतने शानदार लेवल के हैं कि आप जो उनको देखेंगे तो खुद आप भले ही कितने साइंस के बैकग्राउंड से हो, आप खुद कहेंगे कि ये क्वेश्चन कहां से आ गए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बस आपसे निवेदन है, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और ये है आपका 13/12/2018 की सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका वीडियो। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि किसी वस्तु का त्वरण किसी वस्तु का जो त्वरण होता है किस राशि में होने वाले प्रति इकाई समय में परिवर्तन को दर्शाता है। मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि भाई जो त्वरण होता है, जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपको पहले जो एक्सेलरेशन है यानी कि त्वरण है उसकी डेफिनेशन बताता हूं। देखो त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है कि त्वरण जो होता है ए बराबर होता है v - u/t, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टाइम। यानी कि जो वेग में परिवर्तन जो होता है ना, वेग में परिवर्तन की दर होती है, यानी कि द रेट इन चेंजेस ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन है। यानी कि वेग में परिवर्तन दर होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण बोलते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो आपका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आपसे यही पूछा है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो किस में परिवर्तन दर होता है। सो यहां पर आपका जो वेलोसिटी होता है यानी कि जो वेग होता है उसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि ओम का जो रूल होता है, ओम का जो नियम है उसके अनुसार एक स्थिरांक क्या होता है। अब दोस्तों पहले मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअली ओम का नियम क्या होता है, ओम ने क्या नियम दिया था। तो देखो ओम ने क्या किया था, ओम ने ये कहा था कि जब आप किसी विद्युत उपकरण के अंदर विद्युत धारा प्रदान करते हो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करते हो तो उसके सिरे जो होते हैं, है ना, उस उपकरण के उसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कि V समानुपाती I होता है, ये आपका ओम का नियम कहलाता है। अगर आप जो यहाँ पर जो समानुपाती का निशान है इसको हटाते हो तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं R यानी कि रेजिस्टेंस। तो V बराबर IR होता है और यहाँ पर R जो होता है इसे कांस्टेंट बोलते हैं। R का वैल्यू आप निकालोगे तो R बराबर आ जाएगा V/I। तो यहां पर इस प्रकार से R होता है एक स्थिरांक के रूप में काम करता है। इसे हम प्रतिरोध बोलते हैं यानी कि रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका जो मात्रक होता है ओम होता है और इसे हम ओम मीटर से मापते हैं। और यहां पर आपको ध्यान रखना है इसका स्थिरांक की वैल्यू क्या हो जाएगी, R बराबर V/I। तो यहां पर आप ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि घर जो होते हैं हमारे या उद्योग होते हैं उसमें विद्युत धारा का जो उपयोग होता है, विद्युत ऊर्जा का जो उपयोग होता है उसको किस में व्यक्त किया जाता है। यानी आपने देखा होगा कि आप घरों में हीटर चलाते हो, पंखे चलाते हो, एसी फ्रिज चलाते हो, बल्ब चलाते हो, तो इनका जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है वो हमारे घरों में बिल आता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपने देखा होगा और आप जमा कराते भी होंगे। तो यहां पर क्या होता है, आपने देखा होगा अगर आप बिल को अच्छे से देखते हो, आपका जो मीटर होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, तो आपने देखा होगा इस प्रकार से कोई संख्या लिखी रहती है और यहाँ पर पीछे को बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है kWh। इस प्रकार से आपने देखा होगा kWh लिखा होता है। अब इस kWh का मतलब क्या होता है, किलोवाट घंटे। तो ध्यान रखना है जो आपका यूनिट जो बोलते हो देसी भाषा में, आप यूनिट निकालना है ना। चाहे आप किलोवाट घंटे जो होता है वो आपकी विद्युत धारा क्या होता है, यूज होता है कि भाई कितनी विद्युत ऊर्जा आपने खपत की है, वो आपके रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका राइट आंसर जाएगा किलोवाट घंटे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि वह एक तत्व का वह भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और वह उस तत्व के सभी गुणों को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों मैंने आपको जो परमाणु वाला सिद्धांत पढ़ाया था तब आपको बताया था आपका जो एक तत्व होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक आपका होता है परमाणु, एक होता है अणु।
अब यहाँ पर देखो परमाणु और अणु के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है। परमाणु आपके तत्व का सबसे छोटा भाग होता है ना। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है ना किसी भी तत्व का, वो आपका क्या होता है, परमाणु होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और आपका जो परमाणु है ना, परमाणु में आपको एक चीज ध्यान रखनी है। परमाणु जो होता है एक आपका होता है अणु। तो बहुत सारे जब परमाणु मिल जाते हैं तब आपका बनता है अणु। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आपके परमाणु होता है वो आपके स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। तो इसलिए यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है कि तत्व का वह हिस्सा या वह भाग जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और उसमें उस तत्व के सभी गुण मौजूद होते हैं, उसे गाइस हम क्या बोलते हैं, आपका जो अणु यानी कि मॉलिक्यूल है उसको गाइस कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न देख लीजिए, ये जो प्रश्न है ना, आप में से देखकर आप सोचेंगे ये प्रश्न कहाँ से आया है। ये प्रश्न बायोलॉजी का है और बहुत ही ये एक मान सकते हो कि बहुत ही डीप लेवल का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो गाइस पूछा गया है कि आपका जो मोनोस्ट्रस जो आपके एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। तो जिनको हम बोलते हैं हिंदी में एक मदकालीन। आप पहली बात आपको खुद पता नहीं लगा कि कहना क्या चाहता है। तो एक मदकालिक जो होते हैं आपका जो मोनोएस्ट्रियस जो होते हैं ना, वो गाइज ऐसे एनिमल होते हैं जो सिर्फ एक साल में एक बार ही क्या करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो ध्यान रखना, एक वर्ष में सिर्फ एक बार ही प्रजनन कर सकते हैं। मतलब एक साल में सिर्फ एक बार ही जिनमें बच्चे पैदा हो सकते हैं ना, उन्हें गाइज हम बोलते हैं मोनोस्ट्रियस। जैसे आपका भालू है वगैरह वगैरह, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे यहाँ पर अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि समस्थानिक जो होते हैं, आइसोटोप होते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तो देखो आइसोटोप जो होते हैं ना, समस्थानिक क्या होते हैं, देखो दो चीजें होती है, एक होता है समस्थानिक, एक होता है संभारिक, जिसको हम बोलते हैं आइसोबार। अब देखो दोनों में फर्क क्या है। जो आपका समस्थानिक है ना, समस्थानिक में क्या होते हैं कि इनका जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या तो क्या होती है, समान होती है। यानी कि एक ही तत्व के अलग अलग रूप जिनकी परमाणु संख्या तो क्या होती है, समान होती है, लेकिन इनकी जो द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर जो है, वो आपका डिफरेंट होता है। सो गाइस उन्हें हम बोलते हैं समस्थानिक यानी कि आइसोटोप। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन के समस्थानिक, तो आपका प्रोटियम है जिसे हम 1H1, उसके बाद में आपका ड्यूटेरियम 1H2 और आपका टाइट्रियम 1H3 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपके जो संभारिक क्या होते हैं, संभारिक में क्या होता है, जिनके आपके द्रव्यमान संख्या जो होती है, मास नंबर तो सेम होते हैं, लेकिन जो आपका एटम नंबर है ना, या जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। चलिए अगला जो प्रश्न है इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है ना गाइस, बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है और शायद ही आप में से कोई इस प्रश्न को कर सकता है। देखो दोस्तों, एक प्रश्न पहले भी आया था। अगर आपने पूरी जो मैंने शिफ्ट करा रखी हैं 123 शिफ्ट अगर आपने देखी हैं तो जरूर आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि सामान्य बातचीत में जो ध्वनि की तीव्रता है, इसका दूसरी आपका मात्रक दिया गया है ना, W पर मीटर स्क्वायर में दिया गया है ना। और आपसे क्या पूछा गया गाइस, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसका मान है आपको डेसिबल में कन्वर्ट करना है, यानी कि ध्वनि की तीव्रता के मात्रक पर आधारित आपका न्यूमेरिकल है। सो गाइस पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेसिबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेसिबल में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो डेसिबल में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं आपका 10 और आपका होता है log बेस में 10 और I/I0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो I क्या है और I0 क्या है, ये आपको समझना होगा। तो I क्या होता है, I का मतलब होता है जो आपको मान दिया गया है वो ये, और I0 क्या होता है, I0 हमेशा होता है गाइस 10 की पावर -12 और W पर मीटर स्क्वायर, ये आपका होता है हमेशा। तो इस फॉर्मूले में आपको रखना है। तो देखो इस फॉर्मूले में रखते हैं तो यहाँ पर देखो जो डेसिबल में मान आ जाएगा वो कितना आएगा कि 10 आपका आ जाएगा log और आपका 10 और यहाँ पर 3 × 10 की पावर -6 × 10 की पावर -12, ये माइनस का 12 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का इधर जाके इधर बन जाएगा तो प्लस का 12 और यहाँ से इसको उड़ाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 6 बच जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा आपका क्या हो जाएगा 10 log की पावर 10 और 3 × 10 की पावर 6। अब यहाँ पर देखो आगे गाइस क्या होता है। अब देखो यहाँ पर ना दो चीजें हो गई, देखो कौन कौन सी। पहली बात तो ये कि आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि होता है log का। इस प्रकार से अगर log में अगर आपको वैल्यू a × b के रूप में दे रखी है तो यहाँ पर गाइस उसको log a प्लस log b, अगर आप PCM के स्टूडेंट हैं, मैथ्स अगर आपने ले रखी है ना 11th 12th में, तो जरूर आप इसको इजीली कर दोगे। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 तो कॉमन था तो 10 मैंने कॉमन ले लिया है और यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ log 3 + log 10 की पावर 6, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर log 3 की वैल्यू होती है जो आपको पता होना चाहिए, जो कि आपकी जो होती है 0.47, है ना। तो 10 ये बार हो गया और ये 0.47 हो गया। और यहाँ पर देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो ये इस फॉर्म में है, यहाँ पर 10 की पावर 6 है ना, तो इसका मतलब क्या है log a की पावर b के रूप में है ना, log a की पावर b के रूप में है। और इसका फॉर्मूला होता है कि जो घात होती है वो आगे आ जाती है और log a इस रूप में हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि आपका 6 जो है वो तो आगे आ जाएगा, है ना, और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू आ जाएगा log आपका 10। और ध्यान रखना यहाँ पर बेस ऑलरेडी 10 है, तो इस पूरे का मान log 10 का मान क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या बचा, देखो ये आपका हो गया ये। तो यहाँ पर देखो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.47 को 10 से, तो क्या वैल्यू आएगी 4.7, है ना। और प्लस यहाँ देखो 10 इंटू से आ जाएगा 60, तो यहाँ आ जाएगा 64.7 गाइज, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन गाइज इसका आंसर आप कर सकते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि चलो नहीं हो रहा तो, लेकिन ऐसा आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस अगर आप छोड़ देते हो तो हो सकता है कि 1 नंबर आपके कम आए, और आपको पता होगा गाइज सिलेक्शन है ना 1 नंबर से नहीं पॉइंटों से रुक जाते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो ये है, देखो थोड़ा भग गया है प्रश्न बेचारा डर के। चलो ये प्रश्न है वो ये कह रहा है कि यदि आपको 4 सॉल्यूशन दिए गए हैं और उनके पीएच वैल्यू आपको दी गई है, यानी कि जो पीएच वैल्यू है उसके आधार पर आपको ये न्यूमेरिकल है, बड़ा सिंपल सा होने को, आपको 4 सॉल्यूशन दे रखे हैं। ए जो है उसका पीएच 1 आपको 13 दिया गया है। आपका दूसरा विलियन है एक्स, जिसका आपको दिया गया है पीएच स्केल उसका 9। आपका जो वाई है, वाई का आपको पीएच वैल्यू दे रखी कितनी 2 है, और जेड की आपको दी गई है 6, है ना। अगर अब आपसे पूछा गया है कि भाई इनमें से सबसे प्रबल अम्ल यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था जो पीएच स्केल होता है ना उसमें क्या होता है 0 से और 14 तक के अंक लिखे होते हैं, और यहाँ 0 होता है, तो इधर से इधर जाने पर प्रबलता क्षार की बढ़ती है, 0 की ओर जाने पर अम्ल की प्रबलता बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो 2 है वो सबसे क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। मतलब वाई जो है, वाई तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। तो प्रबल अम्ल जो होगा यानी कि स्ट्रॉन्ग जो आपका एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड ध्यान रखना वो आपका क्या हो जाएगा, इनमें से वाई जो है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपका बेस हो जाएगा या एल्कलाई हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, आपका 13 वाला। 13 का मतलब क्या है ए। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है ये है, देखो कल ही हमने आपको वीडियो डाला था रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और मैंने आपको डेफिनेशन ही यही बताई थी, है ना। तो वही डेफिनेशन यहाँ पर आ गई है। देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने के लिए और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है। यानी कोई जीव होता है वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए या अपनी संख्या को बचाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रोसेस करता है ताकि उसकी प्रजाति बनी रहे, उसकी प्रजाति खत्म ना हो। सो गाइस मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, यानी कि अपने समान ही नए बच्चे जो पैदा करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं गाइस, प्रजनन बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी संख्या बनी रहती है। मान लीजिए हम रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें तो नए नए जो बच्चे हैं वो कैसे पैदा होंगे, और हमारी जो जनरेशन है वो खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि हमारी मृत्यु के बाद यहाँ पर जो मानव जाति है उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है, कोई भी प्रजाति होती है वो अपनी संख्या को संतुलित बनाए रखने के लिए और विलुप्तता जो होती है उससे बचने के लिए क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि आवर्त सारणी में जो 36 पंक्तियां होती है, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट से राइट जो पंक्तियां होती हैं इस प्रकार से, उनको क्या कहते हैं। सो गाइस इनको बोलते हैं, आपके देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में 2 प्रकार की पंक्तियां होती हैं, एक तो आपके लेफ्ट टू राइट होती हैं और एक होती है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ पर जो लेफ्ट से राइट होती है इनको गाइस हम बोलते हैं आवर्त यानी कि पीरियड, और जो ऊपर से नीचे होती है उनको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि 36 पंक्तियों क्या कहते हैं, 36 पंक्तियों क्या बोलते हैं गाइस, आपके आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और आपके 18 क्या है गाइस, आपके ग्रुप्स हैं यानी कि समूह हैं। संयोजकता क्या होती है, संयोजकता आपके अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या होती है गाइस, यहाँ पर डिसाइड की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि पौधों का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में हेल्प करता है। तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो स्टोमेटा होता है, जो आपकी पत्तियां होती हैं उनमें बहुत स्टोमेटा यानी रंध्र पाए जाते हैं, और रंध्रों के माध्यम से गाइस क्या होता है, जो आपके गैसें जो होती हैं उनका क्या होता है, पेड़ पौधों में आदान प्रदान होता है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर जो आपकी पत्तियां होती हैं, लीव्स जो होती हैं, उनमें क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे स्टोमेटा पाए जाते हैं, मतलब रंध्र पाए जाते हैं, और इन्हीं की सहायता से गाइस क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं
वो गैसों का आदान प्रदान कर पाते हैं। तो यहाँ पर लीव्स हैं, इनकी पत्तियां हैं, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और गाइस पत्तियों की सहायता से पेड़ पौधे होते हैं अपना जो फोटोसिंथेसिस है यानी कि प्रकाश संश्लेषण है उसकी क्रिया कर पाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आपके क्लोरोफिल जो होता है ना, हरित लवक, उसकी मदद से आपके इस प्रोसेस को कर पाती है। अगला जो प्रश्न है वो आपका देखो, ये आपका टिश्यू वाले चैप्टर से संबंधित है ना, कोशिका वाला जो टिश्यू वाला चैप्टर है उससे संबंधित है। तो देखो आपसे ये पूछा गया है कि जो दृढ़ ऊतक होता है, मतलब स्क्लेरन कायमा जो टिश्यू होता है ना, उसकी कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल होती है, थोड़ी मोटी पाई जाती है। तो वो किसकी वजह से होती है? मैंने आपको बताया था, जब आपको ये वाला चैप्टर पढ़ाया था तब आपको बताया था कि भैया इसके अंदर पाया जाता है लिग्निन। और लिग्निन जो होता है ना, ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। लिग्निन क्या करता है कि एक परत बना लेता है बाहर की तरफ। वो जो लिग्निन होती है ना, वो क्या करती है, आपके जैसे बाहर से कोई चीज़ आ रही है शरीर के अंदर पेड़ पौधों में, और पानी का जो आपका उत्सर्जन है उसको भी रोकती है। तो यहाँ पर लिग्निन होती है और उसकी जो कोशिका भित्ति होती है मोटी हो जाती है। आपके जो स्क्लेरन कायमा टिश्यू है इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, देखो थोड़ा सा प्रश्न है, थोड़ा बड़ा सा लिख रखा है लेकिन है बड़ा सिंपल सा। देखो आपको ये बोला गया है कि दो वस्तु हैं, अगर हमने उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने 2 गुना कर दिया पहले से, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है ना, फोर्स कोई सा भी हो, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, अट्रैक्शन फोर्स हो, कैसा भी फोर्स है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो पहले तो मैं आपको बता दूं कि फोर्स डिपेंड किस पे करता है। देखो फोर्स जो होता है ना, फोर्स वो समानुपाती होता है, उनके जो द्रव्यमान होते हैं ना, दोनों वस्तु जो होती हैं उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। और उनके बीच जो डिस्टेंस होती है ना, इसका जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि भैया कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है, देखो डिस्टेंस पर 1/r², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, पहले से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 गुना कर दिया। तो यहाँ पर r की जगह क्या हो जाएगा, 2r अगर रखते हैं तो f समानुपाती 1/2r का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4r²। 1/4r का स्क्वायर क्या है, क्योंकि पहले का जो आपका बल होगा ना उससे 4 गुना कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भैया ग्रेविटेशनल जो फोर्स है या कोई सा जो फोर्स है क्या हो जाएगा, पहले से 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि आप देखो, ये क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से संबंधित है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भैया आप उस जीव को किस कैटेगरी में रखेंगे, है ना, जिसके अंदर एक कोशिकीय हो, मतलब उसे कोशिका एक ही हो, है ना, इसके अलावा यहाँ पर क्या हो, यूकैरियोटिक हो, और इसके अलावा उसमें क्या हो, प्रकाश संश्लेषी हो। उन्हें गाइस कहाँ रखेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है गाइस। इनको हम रखते हैं प्लांटी के अंदर, है ना, जिनमें प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है ना, जो खुद का क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की मदद से वो क्या कर सकते हैं, अपना भोजन खुद पका सकते हैं, है ना। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, इनके अंदर जो कोशिकांग होते हैं सुचारू रूप से विकसित होते हैं, जो केंद्रक वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, फुल्ली डेवलप्ड होते हैं। और यहाँ पर एक कोशिका मतलब क्या है, इनके अंदर एक कोशिका पाई जाती है। सो गाइस ये जो होते हैं वो आपके रखे जाते हैं प्लांटी के अंदर। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि R.H. व्हिटेकर ने 1969 में आपके जो जीव थे इनको गाइस 5 भागों में क्या किया था, कैटेगराइज किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो देखिए आपको अच्छा धातु की बात हुई है, चलो वैसे भी ज़्यादातर धातु हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन धातु नहीं है, बाकी सारे धातु हैं। तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भाई सबसे कम क्रियाशीलता का मतलब क्या होता है। देखो क्रियाशीलता ना 2-3 प्रकार से डिसाइड की जाती है, या तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा हो या ग्रहण कर रहा हो, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, इस प्रकार से अभिक्रियाशीलता दर्शाई जाती है। अब यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए, जो पारा होता है ना, देखो मैग्नीशियम धातु होती है, एल्युमिनियम धातु होती है, हाइड्रोजन आपका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो फर्स्ट ग्रुप के बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। लेकिन पारा जो होता है, मरकरी होता है ना, वो आपका क्या होता है, बहुत कम क्रियाशील होता है इन सब में, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, इन सब में क्या होता है, सबसे कम क्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर 2 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसका उपयोग हम करते हैं, जो थर्मामीटर होता है ना गाइस, जो डॉक्टर का थर्मामीटर होता है ना, उसमें गाइस इसका उपयोग किया जाता है। ओके अगला जो प्रश्न है वो ये है कि अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक जो तरंगें होती हैं, है ना, तो उनकी जो रेंज होती है वो क्या होती है। देखो अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक जो होती है ना, ऐसी तरंगें होती हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते, हमारे कान जो हैं उनको सुन नहीं पाते हैं। सो गाइज वो होती हैं 20 हर्ट्ज से कम की।
तो 20 हर्ट्ज से कम की होती है ना, उनको बोलते हैं अपश्रव्य, है ना। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है ना, वो क्या होती हैं, वो आपकी होती हैं ऑडिबल, ये वाली ऑडिबल होती हैं। और 20,000 से ज़्यादा जो होती हैं वो आपकी होती है इन्फा, आपका अल्ट्रासोनिक, है ना, यानी कि जिनको हम सुन नहीं सकते हैं। सो गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि 20 हर्ट्ज से कम जो होंगी वो क्या होंगी, आपकी अपश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक होंगी। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि गुरुत्व त्वरण की एसआई इकाई होती है वो निम्न में से किसके बराबर होती है। तो देखो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, उसकी एक्सल जो इकाई होती है ना वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर आपको देखना है किसकी जो इकाई है, किसकी एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो देखो आप प्रेशर देखेंगे, प्रेशर की होती है, दाब की होती है आपके पास्कल, ठीक है, तो ये बराबर नहीं है। संवेग की होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये भी नहीं है। वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ना इसकी समान होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ऑप्शन नंबर 7 आपका जो फोर्थ है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि जब किसी धातु को, ओके प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, जब किसी धातु को किसी हाइड्रोजन परमाणु से प्रतिस्थापित किया जाता है ना, तो निम्न में से कौन सा यौगिक बनता है। सो गाइज ये जो क्वेश्चन है ना इनकम्प्लीट है, इसमें गाइज आपको नहीं दिया गया है कि भाई पूछना क्या चाहता है ना। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा ऐसे होता ना कि जब किसी धातु की हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो फिर हम बता सकते थे क्या होता है ना। लेकिन यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा उल्टा है कि धातु की अगर हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा, वो ये नहीं पूछा है। प्रश्न ये पूछा है कि भाई धातु को अगर हाइड्रोजन परमाणु से अलग कर लिया, भाई पहले तो ये पता नहीं लग रहा कि मतलब क्या था और अब क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ हो सकती है, इसका जो आंसर है ना वो हम ये दे सकते हैं कि धातु को हाइड्रोजन से अलग कर दिया। इसका मतलब क्या है, वो उसका हाइड्राइड था, है ना। जैसे आप बात करें तो LiH है ना, ये इसका हाइड्राइड है ना। तो अगर हम इससे अलग करते हैं किसी भी धातु को, है ना, किसी भी धातु को किसी हाइड्रोजन परमाणु से प्रतिस्थापित करते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन है ना इनकम्प्लीट है, इसको आज रेलवे ने भी नेगलेक्ट कर दिया था और हम भी इसको नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा और इसलिए रेलवे नेगलेक्ट कर दिया था, है ना। तो क्वेश्चन के टाइपिंग एरर है, इस वजह से इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, हम भी इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। ओके, अगला जो प्रश्न है वो ये है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया गया है 283, है ना। तो इस तत्व की पहचान कीजिए। बड़ा सिंपल सा है भाई, देखो आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको क्या करना है, जो भी इलेक्ट्रॉन इनको कैलकुलेट कर लीजिए। कितने हैं, 2 + 8 + 3 कितने हो गए, टोटल 13। और 13वें नंबर पे कौन आता है आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था भाई शुरू के आपको 20 या 30 तो याद एटलीस्ट होने चाहिए। सो गाइस 13वें नंबर पे आपका आता है एल्यूमिनियम। कौन आता है, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का जो आपका पता होगा एक फेमस ऑक्साइड होता है, इसको बोलते हैं बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो होता है आपका होता है Al2O3, ध्यान रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बार बार पूछ जाता है कि आपका बॉक्साइट क्या होता है। बॉक्साइट होता है Al2O3, आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एल्यूमिनियम है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि किसी वस्तु पर लगाया गया जो आपका वो किसी वस्तु के द्वारा किया गया जो कार्य होता है निम्न में से किस पर डिपेंड नहीं करता। तो देखिए कार्य की बात हो रही तो कार्य के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए भाई एक्चुअली में कार्य होता क्या है। देखो कार्य का मतलब होता है किसी वस्तु पर बल लगाने पर अगर कोई वस्तु है उसमें थोड़ा सा भी विस्थापन हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो हम कहते हैं कि भैया इसमें कार्य किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो कि आपका W बराबर होता है ना, वो आपका होता है W बराबर FS cos थीटा, है ना, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर F क्या होता है, लगाया गया बल, S क्या होता है विस्थापन, और cos थीटा क्या होता है बल और विस्थापन के बीच कोण। तो यहाँ पर अब ऑप्शंस को देख लीजिए और आप खुद इसका आंसर दे सकते हैं। देखो प्रयुक्त बल पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है। विस्थापन पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है। और बल और विस्थापन के बीच कोण पर डिपेंड करता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए यहाँ पर चौथा वाला है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि सल्फर निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सब में मौजूद होता है। इस प्रश्न को रेलवे के द्वारा नेग्लेक्ट कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन मुझे इसका थोड़ा थोड़ा आंसर लग रहा है। मैं आपको बताऊंगा कौन सा इसका आंसर हो सकता है। देखो मेरे हिसाब से बताऊंगा इसका आंसर। वैसे इस क्वेश्चन को रेलवे ने नेग्लेक्ट कर दिया था। ये प्रश्न ऐसे कर रहा है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना, तो आपको ये पता लगाना है कि भैया इनमें से किस में सल्फर मौजूद नहीं होता, है ना। 4 दिए गए हैं, 3 में मौजूद होता है, तो किसके अलावा सब में मौजूद होता है। इसका मतलब क्या है भाई, एक किस में मौजूद नहीं होता। तो देखो पहली बात तो अंडे में तो होता है ना, इसलिए आपको पता होगा अंडे को चांदी के चम्मच से खाने से मना किया जाता है, ये आपको पता होगा। दूसरा आपका जो प्याज होता है उसके अंदर भी होता है। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ प्याज के अंदर कैसे होता है।
प्याज जब आप काटते हो ना, आपने काटेंगे ओनियन जो होते हैं, प्याज को आपने काटे होंगे, तो प्याज काटते समय आपकी आंखों में जो दर्द होता है ना गाइज, ध्यान रखना, वो आपके सल्फर के लवण ही होते हैं, उनकी वजह से होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ और ध्यान रखनी है, जो गंध आती है ना वो पोटेशियम की वजह से आती है, लेकिन जो आपकी आंखों में जलन होती है ना, वो गाइस किसकी वजह से होती है? सल्फर के अणु होते हैं, वो आपके गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब आप क्या करते हैं, काट देना तो गैस बनती है, और गैस बनने के कारण क्या होती है, वो आपकी आंखों में चले जाती है। तो गाइस मुझे दो का तो पता है कि दो के अंदर आपका सल्फर पाया जाता है, लेकिन मैं लहसुन में कंफर्म नहीं हूं, तो इसलिए मेरे अनुसार जो आंसर होना चाहिए ना, वो आपका सोडियम, आपका नमक होना चाहिए, तो सोडियम क्लोराइड, क्योंकि इसके अंदर सोडियम और क्लोराइड ही होता है। तो लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को रेलवे ने नेगलेक्ट कर दिया था, कुछ ना कुछ रीजन होगा, हो सकता है कि आपका जो लहसुन है इसके अंदर सल्फर नहीं मौजूद हो, इस वजह से। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन को भी रेलवे ने नेगलेक्ट कर दिया था। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिर रहा कोई पिंड है, उसकी कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? देखो प्रश्न ऐसे कह रहा है, अगर कोई वस्तु है वो पृथ्वी की ओर ऊपर से गिराई जाती है और फ्री गिर रही है ना, फ्री फॉल है, मतलब मुक्त रूप से गिर रही है, तो उसकी कुल ऊर्जा पर क्या इफेक्ट होगा? सो गाइस आपको ध्यान रखना है, कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। क्यों? देखो दो चीजें होती है, कुल ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा, और आपकी जो पोटेंशियल यानी कि स्थितिज ऊर्जा, दोनों के योग को क्या बोलते हैं गाइस? हम आपका बोलते हैं कुल ऊर्जा। तो अगर वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकेंगे ना, तो देखो गतिज ऊर्जा है वो लगातार बढ़ती रहेगी, लेकिन स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाई ऊर्जा का संरक्षण नियम ये कहता है, अगर आपका एक निकाय है तो उसमें क्या होता है, अगर एक ऊर्जा बढ़ती है दूसरी ऊर्जा घटती है, तो इस प्रकार से कुल ऊर्जा होती है वो हमेशा क्या होती है? संरक्षित रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। मतलब ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो देखिए कार्य के बारे में अभी हमने पढ़ा था, कार्य क्या होता है? कार्य होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा। लेकिन अगर कोस थीटा जीरो हो, कोस थीटा जीरो का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पर जो हमने बल लगाया जा रहा है वो विस्थापन की दिशा में लग रहा है, तो उस स्थिति में कोस थीटा 0 डिग्री होता है, और कोस जीरो का मतलब होता है 1। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है W बराबर उस स्थिति में क्या हो जाए, केवल F इंटू एस होता है। तो यहाँ पर F आपको दिया गया है 500 न्यूटन, और S का मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमको लेनी है किसके अंदर? मीटर के अंदर। तो 15,000 किलोमीटर, 15 किलोमीटर को 15,000 मीटर में बदलेंगे, तो यहाँ पर 15 5 75, और यहाँ पर हो जाएगी आपका 50। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर आ जाएगा 75 लाख। ओके गाइस, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और ये प्रश्न भी काफी शानदार प्रश्न है, और इसमें से आप में से बहुत सारे लोग इस प्रश्न का आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि ये प्रश्न आपको समझ ही नहीं आएगा। देखो हम आपको बताते हैं बड़ा सिंपल से तरीके से, है ना। देखिए यहां पर आपसे बोला गया है कि भैया आपके पास 138 ग्राम 138 ग्राम क्या है, एथिल अल्कोहल है ना, और उसको क्या कर दिया आपने 72 ग्राम वाटर के अंदर मिक्स कर दिया। तो अब आपसे पूछा गया है कि इसमें अल्कोहल के मोल का जो रेशियो है और वाटर का जो रेशियो है, वाटर का मोल का जो रेशियो है वो कितना होगा। तो देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप एक तो पानी के मोल निकालिए और एक अल्कोहल के मोल, दोनों का रेशियो निकालना है। देखो मोल क्या होता है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। मोल कैसे निकालते हैं? मोल निकालते हैं ग्राम में जो भार आपको दिया गया, ग्राम में जो वेट दिया गया है वो, और आपको जो अणुभार दिया गया है वो, ऐसे हम मोल निकालते हैं। तो देखो पहले हम निकालते हैं, पहले किसका दिया गया? पानी का अल्कोहल की तुलना में। तो पहले पानी का निकालते हैं। पानी का कितना दिया गया आपको? 72 ग्राम वजन दिया गया है, और पानी का द्रव्यमान कितना होगा आपको पता होगा, H2O। इसको आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2 ये रहा, 2 हाइड्रोजन है, एक आपका ऑक्सीजन, तो 16 और 2 18। तो 18 का भाग लगाएं कितना आ जाएगा? 4। तो पानी का कितना आ गया? 4। और अब निकालते हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। तो इसका पहले आणविक द्रव्यमान निकालो। कार्बन का एक का होता है 12, 2 कार्बन है हो जाएगा 24, प्लस 5 हाइड्रोजन का 5, 1 ऑक्सीजन का 16, और 1 हाइड्रोजन का 1। जोड़ दीजिए 24 5 29, और 1 30, और 30 और 16 46, और 46 जो है ना, ये तो आपका क्या आ जाएगा? अणुभार। और 138 ग्राम में भार, तो 138/46 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 3। तो यहाँ पर जो एथिल अल्कोहल है उसका मोल कितने आ गए? 3, और वाटर कितने निकाला था हमने? 4। तो 3:4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि एक वस्तु 4 सेकंड में 20 मीटर चली, फिर अगले 3 सेकंड में 15 मीटर चली और फिर लास्ट 2 सेकंड में 10 मीटर चली, तो औसत जो चाल है वो कितनी होगी, मतलब इसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी। देखो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है कि भाई टोटल डिस्टेंस क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये क्या होता है आपका एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो 20 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर, कितनी होगी 20 और 15 होगी 35 और 10 कितनी होगी 45। और यहाँ पर टाइम कितना है 4 सेकंड और 3 7 सेकंड और 7 और 9 तो 9 सेकंड, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ओके गाइस, सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो पार्ट नंबर 24। आशा करते हैं ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, हमारी जो मेहनत की आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। सो गाइस चैनल पर आप नहीं है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी सजेशन है वो हमको फीड कमेंट के रूप में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।